A very good morning, dear students. How are you? I hope you are all very well. You are most welcome once again to our YouTube channel English with NS Kasana. Today I am present here to teach you present continuous tense further. आइए विद्यार्थियों, आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है उसमें हिंदी में वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। ये इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई। और हमने ये भी चर्चा कर ली थी कि इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती है। मैं थोड़ा सा वापस एक बार आपको रिमाइंड करवा देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। इज़, आर एंड एम। आप मेरे साथ बोल सकते हैं, यानी आपको याद है और उसको आपको रिपीट करना है। तो इज़, आर, एम 3 अपने पास हेल्पिंग वर्ब है। इज का प्रयोग हम लोग सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन के साथ करते हैं, जो कि आपको पहले से ही पता है कौन कौन से हैं। ही, शी, इट और नेम, इनके साथ हम लोग क्या काम में लेते हैं? हेल्पिंग वर्ब इज काम में लेते हैं। आर का प्रयोग हम लोग प्लूरल PLURAL प्लूरल नाउन और जो प्रोनाउन है उनके साथ हम इसको काम में लेंगे। अब बताइए कौन कौन से हो गए प्लूरल नाउन और प्रोनाउन? PRONOUN प्रोनाउन की स्पेलिंग होगी PRONOUN। तो सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन जैसा कि आपने अभी बताया, ही, सी, इट एंड नेम। और प्लूरल नाउन और प्रोनाउन क्या हो गए? आई, वी, यू एंड दे। बट यहाँ हमको ये ध्यान रखना है कि आई को हम यहाँ से अलग कर लेंगे। तो आई को हम छोड़ देंगे और क्या आ जाएगा? वी, यू एंड दे। ओके, इनके साथ हम क्या काम में लेंगे? आर। और आई जो बच गया अपना, जिसको कि पिछले टेंस में हमने प्लूरल नाउन और प्रोनाउन के साथ पढ़ा था, उस आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या काम में लेंगे? एम। और यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि आई जब भी मैं के लिए प्रयुक्त होता है ना, सिंगल आई, वो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। तो ये आप पहले पढ़ चुके थे। हमने ये भी पढ़ लिया था मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है उसमें आईएनजी जोड़ देंगे। ओके, और पिछले वीडियो में हमने आईएनजी जोड़कर नई जो वर्ब्स बनाते हैं उनके बारे में हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा कर ली थी। आज हम सेंटेंस बनाने के बारे में चर्चा करेंगे। अब चूंकि मेरा ये जो वीडियो है इसको 6th क्लास के बच्चे भी देख रहे हैं, 7th क्लास के, 8th क्लास के और 10th क्लास के सभी बच्चे। हो सकता है कि आपको यूँ लग रहा हो कि सर ये चीज़ें हमें पहले से ऑलरेडी पता है, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, आप उन छोटे आपके जो बहन भाई हैं उनको भी ध्यान में रखिए कि जो भी इन चीज़ों को सीख रहे हैं, इसीलिए मैं इसको बिल्कुल बेसिक लेवल पे ले जाकर सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट तरीके से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि अपने छोटे बहन भाइयों को भी सीखने में आसानी रहे। आइए, हम लोगों ने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जब हमने पढ़ा था कि 4 प्रकार के सेंटेंस हम इसमें बनाते हैं। पहला है एफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, एफर्मेटिव सेंटेंस। अब एफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होगा, है ना? नहीं याद है तो अब आप याद कर लीजिए। एफर्मेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं तो शुरुआत हम किससे करते हैं? सेंटेंस की सब्जेक्ट से। तो सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद जो कोई बचा हो सबसे लास्ट में आ जाएगा, है ना? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। यहाँ अपने को ये ध्यान रखना है कि इसकी 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। तो अपने को किनके साथ इज लगाना है, किनके साथ आर लगाना है, किनके साथ एम लगाना है, ये पहले से पता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लगा देंगे। मेन वर्ब की जैसे कि हम लोग
पहले ही चर्चा कर चुके हैं। फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे और ऑब्जेक्ट है ही। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा। कई बार हमारे स्टूडेंट्स को समस्या होती है कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानें। सपोज कीजिए कि एक सेंटेंस है, मैं जयपुर जा रहा हूँ। अब यहाँ अगर हम इनको क्लासिफिकेशन करें तो आई तो क्या हो गया, सब्जेक्ट, ओके। मेन वर्ब क्या हो गई, जाना, ओके। अब बताओ जयपुर ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या? कंफ्यूज हो गए ना? अब देखिए क्या होता है, इसको पहचानने का तरीका ये है कि जो शब्द व्हाट एंड whom इन दो का जवाब दे, व्हाट एंड whom, व्हाट का मतलब क्या और whom यानी किसको, वो अपना क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट एंड whom, WHAT व्हाट एंड WHO whom, इनका जो आंसर देगा वो ही अपना क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब कैसे है, मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। इधर देखिए आप, राम अंग्रेजी पढ़ा रहा है, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस की आपको इंग्लिश बनानी है। तो हमने क्या सीखा था, पैटर्न या फॉर्मूला, कि हमारे लिए सबसे पहले क्या आएगा, एफर्मेटिव सेंटेंस है। हमने इसको देखा, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, कहीं कोई नोट नहीं है, नेगेटिव नहीं है और इंटरोगेशन मार्क भी नहीं है, ओके। तो यहाँ हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट छांटेंगे। तो सब्जेक्ट कौन हो गया, डूअर हो गया, कर्ता, जो काम को करने वाला है। एंड इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट इज राम। व्हाट इज द सब्जेक्ट, हु इज द सब्जेक्ट, राम। तो हमने देख लिया राम क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आगे हम देखते हैं क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब अपने को पता है, राम, जैसे मैंने लिख दिया RAM, राम। अब आनी चाहिए हेल्पिंग वर्ब, क्या आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ हमने देखा कि राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, इज लगाएंगे कि आर लगाएंगे, वेरी गुड, क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो राम इज। अब मेन वर्ब ढूंढिए, मेन वर्ब क्या, काम कौन सा आ रहा है, पढ़ाने का, ओके। पढ़ाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग, वेरी गुड, टीच, TEACH, टीच कहेंगे। अब हमने क्या सीखा था, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे, ING जोड़ देंगे। तो राम इज टीचिंग। अब क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट है क्या इसमें, तो यहाँ है अंग्रेजी। अब आप प्रश्न करो कि राम पढ़ा रहा है, प्रश्न करो क्या पढ़ा रहा है। अब आपका उत्तर क्या आया, आंसर क्या आया, व्हाट का उत्तर क्या आया, इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ा रहा है ना, तो ये इंग्लिश क्या हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट हो गया। अब आप यहाँ ध्यान दीजिए, मैं जयपुर जा रहा हूँ, प्रश्न बन सकता है कि मैं क्या जा रहा हूँ, मैं किसको जा रहा हूँ, नहीं बनेगा ना। तो इसका मतलब फिर ये क्या हो गया, यहाँ पे जयपुर क्या हो गया, एक नेम ऑफ प्लेस, एक नाउन हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि ये इसका जवाब नहीं दे रहा। किसका जवाब नहीं दे रहा, व्हाट एंड whom का आंसर नहीं दे रहा, इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है। सपोज कीजिए एक सेंटेंस और हम बना लेते हैं, राम हमें पढ़ाता है, पढ़ा रहा है, सॉरी, क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं ना। राम हमें पढ़ा रहा है। अब देखिए सब्जेक्ट कौन हुआ, हु इज द डूअर ऑफ दिस एक्शन, एक्शन क्या हो गई, पढ़ाना, काम क्या हो गया, पढ़ाने का। तो डूअर कौन है, राम, तो हमने लिखा राम। अब बताइए सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ कि प्लूरल, यस सिंगुलर, तो ये हो गया राम इज, काम कौन सा हो गया, पढ़ाने का, पढ़ाने को क्या कह दिया हमने, टीचिंग। अब बताइए ये हमें क्या हुआ, क्या ये ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या? हम प्रश्न करें राम पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, क्या का जवाब तो नहीं आ रहा, लेकिन किसे पढ़ा रहा है या किसको पढ़ा रहा है इसका जवाब जरूर आ रहा है।
किसको पढ़ा रहा है? हमें पढ़ा रहा है। किसको? हमें। तो हमें क्या हो गया फिर यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे राम इज टीचिंग अस। ओके, हमें को इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? अस कहेंगे। तो राम इज टीचिंग अस हो जाएगा। तो ये अस क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचानें। साथ ही साथ मैंने आपको ये उदाहरणों के माध्यम से ये भी समझा दिया है कि एफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और सबसे लास्ट में अदर्स। और नीचे उदाहरण देखिए मैंने बता भी दिया, जैसे यहाँ है मैं जयपुर जा रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? आई। अब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? इज आएगा कि एम आएगा? वेरी गुड, एम आएगा। आई एम, एक्शन क्या हो रहा है? एक्शन मीन्स कार्य, काम, वर्क। तो आई एम जाने का काम हो रहा है, जाने को क्या कहते हैं? गाओ। क्या कहते हैं? गाओ। इसमें क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। तो ये हो गया गोइंग। आई एम गोइंग टू जयपुर। अब देखिए जब हम कहीं पे जाते हैं तो प्रेपोजिशन लगाते हैं टू, और कहीं से आते हैं तो क्या लगाते हैं? फ्रॉम। अगर आ रहा हूँ तो कमिंग फ्रॉम, जा रहा हूँ तो गोइंग टू। तो इस तरीके से, इस प्रकार से हमने आज ये सीखा है। आप इसको अपनी नोटबुक में नोट करेंगे और इसको अच्छे से लर्न करेंगे। अब इसी का मैं जो सेकंड सेंटेंस है जिसको हम बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, सेकंड टाइप का जो सेंटेंस है उसके बारे में हम थोड़ी डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। आई होप ये वाला तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आगे भी आप अगर ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो समझ में आपके आएगा। देखिए एफर्मेटिव के बाद में आते हैं नेगेटिव सेंटेंस, NEGATIVE। अब नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला आप लोगों ने अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट अच्छे से पढ़ा, उसको लर्न किया, तो आप इजीली बना पाओगे। बनाइए, क्या बनेगा? सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। ये विशेष बात है इसमें कि हेल्पिंग वर्ब में हम क्या जोड़ देंगे? नोट जोड़ देंगे। और हेल्पिंग वर्ब में नोट प्लस करते ही, ऐड करते ही अपना सेंटेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट। बाकी ऐसे कैसे रहेगा? मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य कोई है अदर्स। ओके, एक सेंटेंस बना के देख लेते हैं। राधा भोजन नहीं खा रही है। ठीक है, इसकी सपोज करो आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है इसको, तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि कैसा सेंटेंस है, इसमें नहीं आ गया तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया नहीं को देखकर। अब नहीं आ गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, तो नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला अपने माइंड में ऑलरेडी है। सबसे पहले हम चाहते हैं कि सब्जेक्ट कौन है, हु इज़ द डूअर ऑफ दिस एक्शन, और एक्शन क्या है? खाना। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? राधा। अब हम लोग ये यहाँ पे इसको देखेंगे कि राधा जो है वो अपना कैसा सब्जेक्ट है। कैसा मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल है? तो हमने देखा कि राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ओके, तो राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? इज आ जाएगी, जैसा कि हमने देखा था अपने पैटर्न में। उसके बाद क्या आएगा? नोट आएगा, हेल्पिंग वर्ब में नोट आ गया, इज नोट। उसके बाद मेन वर्ब। मेन वर्ब का मतलब क्या काम हो रहा है? जो खाने का काम हो रहा है। खाने को इंग्लिश में क्या कहेंगे? वेरी गुड। क्या कहेंगे? EAT, ईट। EAT, ईट। और इसमें क्या जोड़ेंगे? ING जोड़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब दो वोवेल्स आ जाते हैं, लास्ट में कॉन्सोनेंट आता है, तो हम कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करेंगे और क्या जोड़ देंगे? ING। तो ये क्या हो जाएगा? ईटिंग। और भोजन को क्या कहोगे आप? फूड। FOOD, फूड। तो ये सेंटेंस क्या बना अपना? राधा इज नॉट ईटिंग फूड। ओके, आ गया होगा समझ में। एक और उदाहरण मैं आपको दे देता हूं ऐसा ही। राम और
हरी, स्कूल जा रहे हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम चाहते हैं कि हम इसको पहले सरल तरीके से सीखें। इसमें आपको ये लग रहा होगा कि बिल्कुल सिंपल सेंटेंस दे रहे हैं सर, और ये सेंटेंस हमें ऑलरेडी आपको आते भी होंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके जो बहन भाई जो अभी छठी क्लास में आए हैं, 7वीं में पढ़ रहे हैं, और जिनको अभी भी समझ में नहीं आया होगा या अभी लॉकडाउन का अपना समय गुजरा है पिछला, उसमें भूल गए होंगे, तो उनको वापस रिमाइंड करवाने के लिए, रिवाइज करवाने के लिए हम इसको बिल्कुल ईजीएस्ट तरीके से सीख रहे हैं, ताकि अपने को ईजी से समझ में आ जाए। ओके, तो अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट कौन है? राम एंड हरी। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्रॉपर नाउन जब भी होता है तो उसका फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल में लिखा जाएगा। प्रॉपर नाउन हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, इनका जो नाम होता है उनको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। सपोज करो कि मेरे पास एक गाय है और गाय का नाम है श्यामा, तो काऊ है तो काऊ का तो सी छोटा ही आएगा, लेकिन श्यामा का एस बड़ा आएगा। सपोज करो कि मेरे को लिखना है स्कूल, तो स्कूल का मैं एस छोटा लिख दूंगा, लेकिन मेरी स्कूल का नाम अगर मान लीजिए स्वामी विवेकानंद राजकीय विद्यालय है या स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल है, तो मैं उसके लिए स्वामी का एस बड़ा, विवेकानंद का वी बड़ा और गवर्नमेंट का जी बड़ा। तो इस तरीके से प्रॉपर नाउन का प्रत्येक शब्द बड़ा होता है। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई टाइटल है, किसी बुक का नाम है या किसी स्टोरी का नाम है, आपके जैसे चैप्टर में होता है ना, कोई भी चैप्टर का नाम होता है तो क्या हो गया? टाइटल हो गया। सपोज कीजिए कि आपके एक 8th क्लास में एक चैप्टर है फर्स्ट, हाउ द कैमल, CAMEL GOT गोट हिज हम, एक ऐसा चैप्टर है आपके, फर्स्ट ही चैप्टर है। तो हाउ में हमने क्या लिखा? H कैपिटल लिखा। द में आप लोग, इनमें आप छोटा कर सकते हो, जैसे दे आ गया, इन आ गया, फोर आ गया, प्रीपोजिशंस वगैरह आ गया, आर्टिकल वगैरह आ गए, तो इनको हम छोटा कर सकते, छोटा लिख सकते हैं फर्स्ट लेटर। कैमल का C कैपिटल है, GOT गोट का G कैपिटल है, हिज का H कैपिटल और हम्प का H कैपिटल। आ गया होगा समझ में? यानी प्रॉपर नाउन अगर वो एक शब्द से ज़्यादा भी है तो भी उसको पूरे को उसमें फर्स्ट लेटर जब जब आएगा उसको अपने को कैपिटल लिखना है, ये अपने को ध्यान रखना है। आइए हम अपने सेंटेंस को कंटिन्यू करते हैं। तो राम एंड श्याम, सॉरी राम एंड हरी। अब बताइए मेरे को आप लोग, हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इज लगाऊं कि आर लगाऊं? अब हो सकता है कि आप लोगों के दिमाग में चल रहा हो कि ये तो नेम है और सर ने बताया था कि ही, शी, इट, नेम यदि आ जाए तो इज लगा दो, लेकिन प्यारे बालकों ऐसा नहीं है। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक कंजंक्शन जुड़ा हुआ है एंड, और एंड क्या काम करता है? दो नाउन्स को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ इसने राम एंड हरी को जोड़ दिया। अब ये सिंगुलर थोड़े ना रहे, अब ये क्या हो गया? प्लूरल। और यहाँ भी आप देख सकते हो जा रहे हैं, और ये है के ऊपर अनुस्वार है, बिंदी है, और ये है जो है, ये बिंदी है, ये अपने आप में क्या कहती है कि ये शब्द प्लूरल है, बहुवचन है। तो यहाँ पे भी अपन इसको पकड़ सकते हैं। और वैसे भी अपने को वहाँ से कोई इतना मतलब नहीं है, अपना मतलब ये कि जहाँ एंड लग गया तो वहाँ अपना सब्जेक्ट क्या हो गया? डबल हो गया, यानी कि प्लूरल हो गया। तो राम एंड हरी, बताइए अब इज लगाओगे यार? वेरी गुड, आर आएगा। तो राम एंड हरी आर गोइंग टू स्कूल। आई होप आ गया होगा आपके समझ में। तो राम एंड हरी आर गोइंग टू स्कूल। तो इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस हो गए, आप इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं इनको मिटा रहा हूँ और आगे हम लोग चलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस, हाउ वी मेक इंटरोगेटिव सेंटेंस वी लर्न टुडे। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में भी हम सीखते हैं। स्पेलिंग आप लोग लिख लीजिएगा, INTERROGATIVE।
हिंदी में हम इसको क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो पिछला वीडियो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, उसमें हम लोगों ने चर्चा कर ली थी कि इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। द फर्स्ट इज विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम WH वर्ड एंड द सेकंड इज स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब। तो हमने सीखा था कि जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं उनके लिए हम सबसे पहले, अगर WH वर्ड है तो सबसे पहले WH वर्ड ही आएगा, उसके बाद क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। अगर WH वर्ड नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत कर सकते हैं। हमने ये भी सीखा था कि हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, यस और नो टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें हम हेल्पिंग वर्ब काम में लेते हैं। जैसे क्या आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हो, तो इसका आंसर क्या आएगा? यस और नो, या तो यस या नो, तो इसलिए ऐसे बनेगा ये। तो WH वर्ड है तो WH वर्ड आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, सब्जेक्ट आ जाएगा और मेन वर्ब आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो वो आ जाएगा और सबसे लास्ट में अदर्स आ जाएगा। ओके। अच्छा, एक चीज़ हो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है, ये है कि अदर्स के लास्ट में इंटरोगेशन मार्क लगाना मत भूलना, प्रश्नवाचक चिन्ह अपने को जरूर लगाना है। इसी से तो पता चलेगा अपने को कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब देखिए उदाहरण, जैसे हिंदी में एक सेंटेंस ले लेते हैं हम, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, है ना? हमने इस तरीके से ले लिया पहले, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो। अब मेरे को आप ये बता सकते हो क्या? देखो हम लोगों ने एक सीखा था कि एक शब्द होता है WHAT, वोट। वोट मीन्स क्या? तो क्या ये WH वर्ड वाला क्या है क्या, कि वाट वाला क्या है क्या? जी बिल्कुल नहीं है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब वाला है, जिसमें यस और नो टाइप का होता है ना, वो वाला क्या है? क्योंकि इसका आंसर क्या आएगा? या तो यस में आएगा या नो में आएगा। क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो? हाँ हम क्रिकेट खेल रहे हैं। नहीं, हम नहीं खेल रहे हैं। तो जो यस और नो टाइप वाले होते हैं ना विद्यार्थियों, उनमें हम लोग शुरुआत किससे करते हैं? किससे करते हैं? यस, हेल्पिंग वर्ब से। तो यहाँ हम देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब 3 है, इज, एम, आ। तो बताइए क्या लगाएंगे? तो हमको देखना पड़ेगा अपना सब्जेक्ट क्या है, यू। तुम है ना, तुमको इंग्लिश में यू कहेंगे। तो बताइए यू प्लूरल है कि सिंगुलर? वेरी गुड, प्लूरल है, इसलिए हम क्या लगा देंगे यहाँ पे? आर। हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? आर। अब सब्जेक्ट लगा दो। यहाँ देखो पैटर्न में आप देखिए WH वर्ड नहीं है तो हमने नहीं लिखा, हेल्पिंग वर्ब है तो हम हेल्पिंग वर्ब लिख दिए, आर लिख दिए। पता चल गया कि यू अपना सब्जेक्ट है, इसलिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा? आर लगाना पड़ेगा, आर यू। ओके। मेन वर्ब इसमें दिया हुआ है पैटर्न में, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी? मेन वर्ब। मेन वर्ब है PLAY, PLAY। अब क्योंकि हमने सीखा हुआ कि कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस में क्या जोड़ेंगे? ING जोड़ेंगे, PLAYING, प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET। अब क्या आप मेरे को बता सकते हो क्या कि यहाँ पे क्रिकेट ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? क्या बताया था मैंने तरीका कि हम प्रश्न करेंगे क्या अथवा किसको, व्हाट और whom। या हमने देखा कि हम ये प्रश्न करते हैं कि तुम क्या खेल रहे हो, क्रिकेट को हमने छोड़ दिया, तुम क्या खेल रहे हो। तो क्या इसका आंसर आ रहा है क्या क्रिकेट? यस आ रहा है। तुम क्या खेल रहे हो? तो आप जवाब दोगे हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्या क्या जवाब दे दिया ना इसने, इसका मतलब क्रिकेट क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। आ गया होगा समझ में ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं हम लोग। अब आगे हम देखते हैं। तो ये तो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है जो। अब सपोज कीजिए कि मेरे को ऑब्जेक्ट का पता लगाना है, तो मैं कहूँगा तुम क्या खेल रहे हो। अब देखिए हिंदी में भी आप देखोगे तो आपको अंतर महसूस हो रहा होगा कि जो यस नो टाइप के होते हैं जिनकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं, उनमें क्या होता है, सेंटेंस की शुरुआत किससे होती है? क्या से।
लेकिन अगर अपने को WH वर्ड वाले सेंटेंस बनाना है इंग्लिश में, तो उनकी शुरुआत किससे हो रही है? सब्जेक्ट से। यानी क्या किसके बाद आ रहा है? सब्जेक्ट के बाद क्या आ रहा है, और यहाँ क्या शुरुआत में आ रहा है। तो यहाँ पे तुम क्या खेल रहे हो, यानी कि अब यस और नो टाइप नहीं आएगा, अब आंसर वो आएगा जो आप काम कर रहे हो। सपोज करो आप वॉलीबॉल खेल रहे हो, वॉलीबॉल बताओगे, क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट बताओगे, बैडमिंटन खेल रहे हो, बैडमिंटन बताओगे, यानी कि योर आंसर मे बी डिफर। ओके, तो तुम क्या खेल रहे हो, तो यहाँ सबसे पहले तो हमको देखना है कि क्या आ गया, जो कि कहाँ है? बीच में है। तो इसे क्या को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या बनेगा? WHAT, वाट। ओके, क्या बन गया? क्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वाट कहते हैं, वाट बन गया। हमने क्या सीखा था WH वर्ड के बाद? हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? यू है, तुम, यू के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आर आएगी। ओके, सब्जेक्ट लगाओ, यू आ गया सब्जेक्ट, वाट आर यू, और जो प्ले है उसमें जोड़ दो ING, वाट आर यू प्लेइंग, और इंटरोगेशन मार्क जरूर लगाएंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा WH वर्ड का, अब तो गलती नहीं होगी। यहाँ देखिए आप, हिंदी में भी आप देख सकते हो, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो क्या शुरुआत में आ गया, तुम क्या खेल रहे हो, तो यहाँ पे शुरुआत में तुम आया है, क्या बीच में आया है। तो हमने क्या सीखा? क्या, किसको, कहाँ, ये शब्द अगर बीच में आ जाते हैं तो उनका WH वर्ड वाले हैं, और शुरू में अगर क्या आ जाता है ना, तो वो क्या है? हेल्पिंग वर्ब वाला है। इसी में आपको कन्फ्यूजन होता है, क्या वाले में, आगे तो नहीं होगा। वाई, वेन, वेयर, इनमें बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आपने ये देख लिया होगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे से ज़रूर संपर्क कीजिएगा। अब आप देखिए लास्ट इसका जो पार्ट बचा है सेंटेंस का, उसको भी अपन देख लेते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है, वो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप खुद भी बना सकते हो, क्योंकि आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अच्छे से सीख लिया है। लेकिन फिर भी मैं एक बार थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जो बनेगा उसमें जो फॉर्मूला होगा, सबसे पहले क्या आएगा? WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर्स, एंड सबसे लास्ट में इंटरोगेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, अब देखिए आप सपोज कीजिए, क्या आप खाना नहीं खा रहे हैं? ओके, तो देखिए हमने क्या देखा कि शुरुआत किससे हो रही है? क्या से। अब सेंटेंस के शुरू में क्या आ रहा है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब से बन जाएगा, WH वर्ड तो आएगा नहीं। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? आप, आपको इंग्लिश में यू कहेंगे, तो यू के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी? आर। ओके, अब सब्जेक्ट लगा दो WH वर्ड के, WH वर्ड अपने पास है नहीं, तो हमने क्या लगा दिया? हेल्पिंग वर्ब लगा दी। अब उसके बाद सब्जेक्ट लगा दो, सब्जेक्ट कौन है? यू। उसके बाद हमने क्या सीखा कि नोट लगाना है, तो ये नहीं कि इसको इंग्लिश में नोट, आर यू नोट। खाना खाने को EAT ईट कहते हैं, ING जोड़ दो, आर यू नॉट ईटिंग फूड। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस अपना जो है, इसका बेसिक जो नॉलेज है वो हम लोगों ने किया है। सेंटेंस कैसे बनाते हैं उसके बारे में हमने सीखा है। मैं अब आपसे ये चाहता हूँ कि आप अपने घर पे कम से कम एक जो एफर्मेटिव का है इसके भी 5, नेगेटिव है इसके भी 5, इंटरोगेटिव इसके भी 5, और इंटरोगेटिव नेगेटिव इसके भी कम से कम 5 सेंटेंस। यानी वी कैन से दैट देयर विल बी टोटल 20 सेंटेंसेज। आपको कम से कम 5 करते हुए कम से कम 20 सेंटेंस बनाने हैं। उन 20 सेंटेंस को बनाने के बाद जो अपना ग्रुप बना हुआ है, अलग अलग क्लासेज का बना हुआ 6, 7, 8, 9, 10th, तो आप उन ग्रुप्स में आप अपलोड करेंगे अपनी होमवर्क की कॉपी, ताकि मैं चेक कर लूँ कि किस किस को कितना कितना समझ में आ रहा है। और आप यकीन मानिए विद्यार्थियों, आप बिल्कुल भी झिझक मत रखिए मन में, शर्माइए मत।
आपकी छोटी से छोटी भी कोई समस्या है तो उसका समाधान किया जाएगा। आप अपने मन में ये विचार ना रखें कि क्या पता सर मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कि इसको अभी भी समझ में नहीं आया है कि नहीं आया। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कोई परफेक्ट नहीं है, सब में कमियां हैं और हम ये चाहते हैं कि आपकी कमियां हमारे सामने आए ताकि हम उनमें सुधार कर सकें। और वो कब आएगी? जब आप अपना जो होमवर्क है उसको करने के बाद हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाए हैं उनमें आप अपलोड करोगे। फिलहाल 5-7 प्रत्येक क्लास में से कुछ एक बच्चे डाल रहे हैं और कुछ अधिकांश बच्चे जो ऐसे हैं वो शर्मा शर्मी में रह रहे हैं, तो उनसे भी मेरा एक आग्रह है कि वो भी अपना होमवर्क जल्दी से जल्दी डालें। और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप लोग, आपके पास सबके पास मेरे कॉन्टैक्ट नंबर, आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये टेंस आज हमने पढ़ा। अभी इसके बारे में, यूसेज के बारे में हमें बहुत सारी चर्चाएँ करनी है। कम से कम हमारे 1 या 2 वीडियो और इसी टेंस के बन सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में मैं इसको फिनिश करूँ ताकि आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस भी आगे बढ़े। और प्यारे बच्चों, आपको इसको काम को करना है और इसको अच्छे से समझना है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। हैव अ गुड डे, सी यू सून। ओके, थैंक्स।